हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। आप जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो जिन लोगों तक भी पहुंच रही है, आप सबका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और इसे आगे साझा भी करने के लिए। पूरा देश जिस महामारी से लड़ रहा है, कोई भी प्रदेश हमारा अछूता नहीं है और उस महामारी से लड़ने में जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी सामने आ रही है वो है जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो शायद कीप अप नहीं कर पा रही है और उसमें भी जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है वो दवाइयों की है। स्टाफ शॉर्टेजेस तो है ही, साथ में ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। आप सभी ने अलग-अलग अखबारों में, अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स पर विजुअल्स देखे होंगे कि जो मरीज़ हैं उनके परिजन खुद एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगा रहे हैं और ऑक्सीजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। बहुत सारे अस्पतालों में देश के यही हालत है और बिहार भी इस सच्चाई से अछूता नहीं है। बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। कोरोना को लेकर जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको लेकर। इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश हैं, जो कि होलिस्टिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं आईजीआईएमएस पटना में। हमारे साथ पुष्यमित्र जी हैं, जाने-माने पत्रकार हैं बिहार से, और राइटर भी हैं। रुकतापुर किताब इनकी हाल में ही आई थी जिसमें उन्होंने बिहार की कंपैरिज़न, बिहार को रुकतापुर का नाम दिया था। बहुत ज़्यादा पसंद किया उसे लोगों ने भी। हमारे साथ गरिमा और विशा भी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की एंटी कोरोना टास्क फोर्स में मधेपुरा में। ये लोगों को बहुत ज़्यादा सेवाएँ पहुँचा रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं कोरोना से लड़ाई करने में। सर, रत्नेश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँ। देखिए, बिहार में ऑक्सीजन की कमी अभी है और संभवतः कुछ दिन आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आप देखिए कि बिहार में जो है कोरोना के जो केसेस हैं वो 55% तक बढ़े हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 12,000 14,000 इस तरह के आसपास, इसी के बीच 10 से 13,000 के बीच में लगभग जो पर डे केसेस आ रहे हैं। और जो म्यूटेंट वेराइटी है उसमें देखा जा रहा है कोरोना का कि वो अचानक उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। पहले 3-4 दिन ठीक थे, अचानक 2-3 दिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो रहा है। तो वैसे पैनिक की स्थिति हो जाती है। तो ये आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा और आपको ध्यान में होगा कि ऐसा माना जा रहा है कि 5 मई यानी आज से लेकर 15 मई के बीच में कोरोना पीक पर होगा। तो ये पीक टाइम अभी आने वाला है या संभवतः आ रहा है। तो इसमें केसेस बढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन की जो डिमांड और सप्लाई है दोनों के बीच गैप है। जैसे बिहार में 210 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन जो है बिहार का कोटा है, लेकिन उसमें से 60 मीट्रिक टन जो है उसका अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है, हम ला ही नहीं पा रहा है। पूरे देश में देखिए तो लगभग 10,000 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वो 8,000 मीट्रिक टन जो है उसकी यूज थी, जिसमें कि बहुत ही कम प्रतिशत जो है मेडिकल यूज थी। ज्यादातर जो यूज है वह इंडस्ट्री में थी, औद्योगिक घरानों में थी, औद्योगिक क्षेत्रों में थी। लेकिन अब उसको थोड़ा बंद किया गया है, तो इससे थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन बहुत बड़ी समस्या यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, कि आप जो है हॉस्पिटल्स जितने हैं अगर पटना में अगर 150-200 अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, छोटे बड़े नर्सिंग होम में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी हो गई। सिलेंडर्स की कमी ये इसलिए भी हो गई है कि हमारी जो सप्लाई है वह कम है, और दूसरी है कि जो ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं वह नहीं आ पा रहा है। तो ऑक्सीजन की डिमांड जो अचानक बढ़ी है, प्रोडक्शन जरूर है, लेकिन वो जो हमारे जो ट्रैफिक है उसके कारण, या सिलेंडर्स नहीं है उसके कारण, या फिर लॉजिस्टिक है उसके कारण, ये टैंकर्स की कमी के कारण जो है प्रॉपर ढंग से पहुंच नहीं रहे हैं। इन कारणों से जो है आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। लेकिन इस दिशा में काफी प्रयास की जा रहे हैं तेजी से हो। लेकिन पिछले 10-12 दिनों से हम सभी लगे थे, सोशल मीडिया पे लगे थे, पर्सनल लेवल पे लगे थे, अस्पतालों में लगे थे। तो मुझे लगता है कि यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक और बनी रहेगी, क्योंकि पीक अभी आने वाला है। ऑक्सीजन की कमी निश्चित रूप से है, लेकिन इसको धीरे धीरे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ठीक करें, या फिर जो सप्लाई है और डिमांड में जो गैप है उसको जब तक उसको उसका निष्पादन नहीं करेंगे तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। जी जी। पुष्य सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रत्नेश सर ने कही कि अपने लेवल से हर कोई प्रयास कर रहा है, वो चाहे डॉक्टर्स खुद सोशल मीडिया पर हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की मदद ली जाए। आप लगातार हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए हैं।
हाई कोर्ट लगातार सरकार की तैयारियों पर टिप्पणी भी करते आ रहा है। एज अ जर्नलिस्ट या एज समवन जिन्होंने की बहुत ज्यादा इन रिपोर्ट्स को पढ़ा है, आपका असेसमेंट क्या कहता है बिहार में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर? देखिए, ऑक्सीजन की कमी है, ये बात हम लोग 15-16 अप्रैल से लगातार सुन रहे हैं और हम हमेशा खबरें आ रही है। लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर चाहिए। इन तमाम चीज़ों से हम लोग समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन की बिहार में बहुत कमी है। लेकिन ये कमी क्यों है, कैसे है? ये चीज़ हम लोगों को पटना हाई कोर्ट की हियरिंग से पता चली और वहाँ जाके सारी चीज़ें क्लियर हुई। जो रत्नेश जी अभी बता रहे हैं कि इतना उठाव हो रहा था, उसमें इतना बिहार सरकार रिसीव कर पा रही है, इसलिए ये कमी है। तो पटना हाई कोर्ट में 15 अप्रैल से जो लगातार सुनवाई चल रही है, उससे ये चीज़ें धीरे-धीरे हम लोगों के सामने में आई और समझ स्पष्ट हुई कि इसकी कमी की वजह क्या है। जो रत्नेश जी ने सबसे पहले बताया कि बिहार का कोटा केंद्र सरकार ने तय किया 214 मीट्रिक टन हाल में तय किया है, उससे पहले 194 था और 22 अप्रैल से ही बिहार का कोटा 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का डेली सप्लाई का तय है। अगर बिहार में 194 मीट्रिक टन 22 अप्रैल या 23 अप्रैल से रोज आने लगता, तो ये स्कार्सिटी बिल्कुल कहीं नहीं नजर आती। लेकिन 28-29 अप्रैल तक जो बिहार में आया, वो कभी 30 मीट्रिक टन, कभी 60 मीट्रिक टन, कभी 90 मीट्रिक टन, इस तरह से कम-कम करते हुए आता रहा और बाद के दिनों में एक दिन जरूर 160 मीट्रिक टन आया, लेकिन कम ही लगातार आया। ये सारी चीजें पटना हाई कोर्ट में सरकार ने खुद बताई है। तो जो कोटा हमें मिला था, जिस कोटे के लिए देखिएगा कि अब दूसरे राज्य लड़ रहे हैं, दिल्ली लड़ रहा है कि हमारे पास इतना कम कोटा क्यों है, जबकि हमसे बहुत बड़ा कोटा उनके उनके पास है। बिहार से छोटा राज्य है दिल्ली, लेकिन उनका कोटा हमसे बहुत बड़ा है। हमें बहुत छोटा-सा कोटा मिला है, लेकिन हम उसका भी 40% इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ एक जो कमी है, उसकी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बात जो बहुत कन्फ्यूजिंग है कि अभी इस वक़्त बिहार में आज तक का आंकड़ा नहीं मैंने देखा है। कल तक के आंकड़े के हिसाब से 1,10,000 कन्फर्म केस हैं कोविड के। लेकिन हम सब जानते हैं और ये बहुत खुली सच्चाई है कि बिहार में अभी कम से कम 2 से 3 लाख लोग ज़रूर ऐसे हैं जो कोरोना से पीड़ित होंगे, जिनकी जाँच नहीं हुई है या जो छुपा रहे हैं या जो जाँच नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि जब हम पता करते हैं कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती है रोज़ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उसमें से हम देखते हैं कि 10 में से 2-3 रिक्वेस्ट ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं, जो जो कहते हैं कि नहीं कोविड टेस्ट हमने नहीं करवाया है या कोविड टेस्ट में हमारा नेगेटिव आया। तो ये एक अलग तरह का संकट है। रत्नेश जी भी जानते हैं कि इस बार बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जो आरटी-पीसीआर में पकड़ में नहीं आ रहे हैं और उसमें तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहे हैं जो हमारा रैपिड टेस्ट है। ज़्यादातर बिहार एंटी में रैपिड टेस्ट ही हो रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल पकड़ नहीं आ रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या बिहार सरकार ने खुद अनुमान किया था कि 30 अप्रैल तक उनके पास 3 लाख कन्फर्म केस होंगे और मुझे लगता है कि 3 लाख से कम केस बिहार में अभी नहीं है और वो 3 लाख में से अगर आप 10% को ही देख लें, तो लगभग 28 से 30 हज़ार लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे होंगे और अलग-अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो 28 से 30 हज़ार लोगों के लिए हमको सिलेंडर चाहिए था, जो नहीं है और मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने जो कोर्ट में आंकड़ा दिया है, तो अभी भी आईसीयू बेड बिहार में 2000 या 2100 ही आईसीयू बेड है पूरे राज्य में और उस आईसीयू बेड में भी 5 ये बड़ी विडंबना की स्थिति है। सरकार ने खुद बताया कि 500 बेड खाली हैं। खाली हुँ, इसलिए हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, आईसीयू बेड होने के बाद। जी, तो मूल समस्या जो बिहार की है, वो संकट ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल ऑक्सीजन था कोटा, हम उसका 80% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम 80% भी इस्तेमाल कर रहे होते, तो ये संकट बहुत कम नज़र आता और क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, रत्नेश जी ने बताया क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है उस ऑक्सीजन को रिसीव करने के और अस्पतालों तक पहुँचाने के। लॉजिस्टिक का मसला है, लॉजिस्टिक के कारण ये सारी दिक्कतें हो रही है। और हमारा सिस्टम बहुत धीरे-धीरे काम कर रहा है। पटना हाई कोर्ट ने कल ही बहुत ही तीखी टिप्पणी की है और वो ऐसी शर्मनाक टिक्कनी टिप्पणी है सरकार के लिए, जिसके बाद तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे ही देना चाहिए था। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि हम लोग 15 अप्रैल से लगातार सुनवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की तैयारी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती नज़र आ रही है। जिस ईएसआईसी हॉस्पिटल को चालू करने का वादा किया गया था, वो 10-15 दिन हो गए, अभी तक वहाँ सिस्टम बन नहीं पाया है। ये स्थिति है तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है और हम लोग शर्मिंदा हैं इसके लिए कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर
उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि गुरुवार तक सरकार अगर ऑक्सीजन और बेड के मसले को सॉल्व नहीं कर पाए तो हम लोग कहेंगे कि सेना को आके बिहार के स्वास्थ्य विभाग को संभाल लेना चाहिए। ये ऐसी टिप्पणी है जो किसी भी सरकार के लिए बहुत ही अच्छी टिप्पणी तो नहीं है, बहुत खराब उसके कार्य प्रणाली पर टिप्पणी है। तो बिहार का संकट स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली का संकट है और उस पर लगातार कोर्ट टिप्पणी कर रही है और सारे तथ्यों को कोर्ट में हम लोग देख रहे हैं कि सामने आ रहा है। यही असली संकट की वजह है। जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताई सर कि बहुत लोगों का टेस्ट या तो हो नहीं पा रहा है या हो पा रहा है, रिजल्ट बहुत देर से आ रहे हैं। विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हैं, विष्णु द बिहार मेल के संस्थापक भी। विष्णु, आपने भी ये रिपोर्ट किया था अभी हाल में कि टेस्ट सेंटर्स पर कितनी ज्यादा भीड़ है और उसकी वजह से जो उनका लैग है वो कितना ज्यादा हो रहा है। आप गाँवों में भी जा रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। शहर से तो फिर भी मदद के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, हालाँकि गाँव से भी मदद के लिए आवाज़ सामने आ रही है और अपने कैपेसिटी में लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। लेकिन गाँव में क्या तस्वीर है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की? देखिए, पहले तो ये पूछना है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं? गाँव में होने के अपने फ़ायदे हैं, तो गाँव में होने के अपने नुकसान भी हैं। मैं अभी फ़िलहाल अपने गाँव ही आया हुआ हूँ, बीते 3-4 दिनों से। तो यहाँ जो मामला है, वो इसी तरीके का इस क्रम में मैं अपने सदर अस्पताल भी गया, जो जिले का सदर अस्पताल है। उसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मेरे ब्लॉक का है, मैं वहाँ भी गया। तो वहाँ भी चीज़ों को देखने, सुनने, समझने की कोशिश की कि क्या स्टेटस है। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो हैं, जैसे अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, मगर अभी तक वहाँ इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं शुरू हुई है कि वहाँ कोविड का कोई एक भी पेशेंट लिया हो उन लोगों ने। टीकाकरण ज़रूर वहाँ से जारी है, या फिर इस बीच न सिर्फ अ, कोविड के मामले, इस बीच जब आप गाँव देहात में चलेंगे तो आपको देखने सुनने को आएगा कि इस बीच टाइफाइड और मलेरिया के भी मामले बहुत हद तक देखने सुनने में आ रहे हैं, और लोग इस बात से इस बीच खुश हैं कि अगर उनका कोई पेशेंट है, उनके घर का कोई पेशेंट है और किसी तरीके से उसको टाइफाइड निकल जा रहा है या मलेरिया निकल जा रहा है, जो कि पहले इसको लेकर के ही लोग बहुत डर जाया करते थे। तो इस बीच इस बात की खुशी है कि चलो टाइफाइड ही है, किसी तरीके से कोविड नहीं है। कोविड का जो पूरा स्टेटस है, मैं अपने ही ब्रांच पे, जो एक तरीके से मेरे ब्लॉक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं वहाँ गया था। तो वहाँ एक अच्छी चीज दिखी मेरे जिले में मुझे कि यहाँ पर आरटी-पीसीआर हो रहा था। ये देखना हालांकि अपने आप में सुखद था, क्योंकि मैं इससे पहले भी सिवान गया था और इवन के पटना से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि वहाँ आरटी-पीसीआर नहीं हो रहा था, वहाँ सब जगह एंटीजन हो रहा था। सिवान हम इसलिए भी गए थे, इस चीज को जानने समझने। सिवान गए, महाराजगंज गए, क्योंकि सिवान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका अपना गृह जिला है। तो हम इस लिहाज से भी वहां गए थे कि चीजों को देखे समझे कि वाकई जो आरटी-पीसीआर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने टेस्ट आ रहे हैं। और जैसा कि सर भी बता रहे थे, हम सभी लोग जान रहे हैं कि इस बीच बिहार में बजाय इसके कि और टेस्टिंग बढ़ाई जाती, ताकि जो भी संक्रमण के मामले आ रहे हैं, चारों तरफ डिटेक्ट हो रहे हैं, वो आते। गांव देहात में स्थिति ऐसी है कि गांव देहात की डिपेंडेंसी झोला छाप डॉक्टरों पर बढ़ गई है। बीते 2-3 दिनों से मैं अपने गांव से बाहर, जो मेरा खलिहान है, मैं जब वहां बैठता हूँ, तो वहां से एक ग्राम दूसरे गांव से एक, जो एक तरीके से आप कहिए कि झोला छाप डॉक्टर है, जिनके पास सुई जिन्हें लगाना आता है, जिन्हें थोड़ी बहुत दवाइयां देनी आती हैं, तो वो आ रहे हैं दूसरे गांवों से और वो घर घर घूम रहे हैं, और मास्क को लेकर के किसी भी तरीके की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई पड़ती। तो इस तरीके की चीजें गांव में हैं। गांव में संक्रमण धीरे धीरे, पिछली बार की लहर में गांव में संक्रमण नहीं पहुंचा था, इस बात की बहुत सारे लोगों को जी खुशी थी। विष्णु, इस बार कहीं चूंकि छिटपुट, संक्रमण बढ़ भी रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है फिर बिल्कुल, कि हम लोग ऑक्सीजन पर वापस आते हैं कि हाँ, अगर फिर वहां पर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है और अस्पताल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे अस्पतालों में सीधा मरीजों को कहा जा रहा है कि आप अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। इस केस में वहां जी। पर लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, वो कैसे अरेंज कर रहे हैं फिर ऑक्सीजन? बहुत मुश्किल हो रहा है। इवन कि कल रात की ही बात है, गांव से ही एक ऐसा मामला है जो ऐसा था कि वो पॉजिटिव है, तो उनको आनन फानन में, और यहाँ तो कोई आप एम्बुलेंस बुलाएं, इस तरीके की चीजें होती नहीं। अगर मरीज की हालत खराब होने लगती है तो उनके घर के ही जो
सदस्य होते हैं वो किसी तरीके से उनको मोटरसाइकिल पर एक आदमी पीछे बैठता है, बीच में मरीज होता है, एक आदमी चला करके ले जाता है, वो उनको सदर अस्पताल तक लेकर के गए और वहां से भी फिर चूंकि लगातार फॉलो अप किया जा रहा था तो ये बात पता चली कि भाई अब वहाँ जो है बेड्स नहीं है। बेड्स होने के बाद किसी तरीके से बेड अरेंज हो गया तो पता चल रहा है कि रेगुलेटर नहीं है। अब उतनी रात में कौन रेगुलेटर कहाँ खोजे, किसी मुश्किल वहां ये आप समझिए कि उस मरीज के लिए गनीमत थी कि उसी दौरान 2 पेशेंट्स की डेथ हो गई। तो जो 2 पेशेंट्स की डेथ हुई इस क्रम में जो बेड खाली हुए तो उनको ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा बहुत वहां ठीक हुआ, मगर एक मरीज जो जिसका ऑक्सीजन डिप कर रहा है वो उसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिला और वहां से आसपास में हदस जो एक शब्द है हदस समा गया कि भाई यहाँ पर ही मेरे सामने 2 डेथ हो रही हैं। तो वो आनंद फानन में वहां से अपने मरीज को लेकर के गांव में आकर के लोग भाफ ले रहे हैं, लोग अपने तरीके से ठीक हो रहे हैं। जो टेस्ट हो रहे हैं आरटीपीसीआर का बहुत सारे लोगों का कहीं भी कुछ भी इवन के कई लोग जो मिल रहे हैं जिन्होंने जाकर के अपने तरफ से टेस्ट कराया है मगर उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है। तो ये एक बात है। जिले के स्तर पर जो कुछ हो रहा है वो नाकाफी है। ऑक्सीजन के लेवल पर सिर्फ एक जिला अस्पताल है जिसके पास कहने को कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसको लेकर के भी रेगुलेटर का प्रयास किया जा रहा है। वेंटिलेटर और आईसीयू जैसे शब्दों से तो शायद ये जो पूरी जमात है हमारी और पूरा गांव देहात वो कभी रूबरू था ही नहीं, उसके लिए ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब अगर उनको कहीं भी कोई डॉक्टर कह रहा है कि आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल हक्का बक्का है। और ऑक्सीजन को लेकर के इतनी मारामारी की स्थिति है कि मतलब लूट मची हुई है इवन के अस्पतालों के भीतर। बिल्कुल। और बिल्कुल जो कहानी आपने बताई विष्णु वो अपने आप में सुनने में भी बहुत अजीब लगता है कि किसी मरीज के लिए राहत की बात यह है कि उसके सामने किसी और मरीज की मौत हो गई तो उसको ऑक्सीजन मिला। गरिमा, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मदद लोगों तक गांव में मधेपुरा में पहुंचा रही हैं। आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपके लिए आसान होता है कहीं से ऑक्सीजन अरेंज करना और फिर गांव में देना? कैसे हो रहा है सब कुछ? ये नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग दे भी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप जानते होंगे पटना में एक गौरव राय हैं जो ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक पे जो किसी चैनल पे कवर की गई थी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और उन्होंने खुद से मुझे अप्रोच किया कि मैं आपको 5 सिलेंडर मधेपुरा के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक संस्था है प्रांगण रंगमंच जो सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों काम करती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी संस्था के साथ इसे जोड़कर काम किया जाए। तो सिर्फ इस कारण से मेरे पास अभी 5 सिलेंडर और उसी के बदौलत मैं अभी जो भी कर पा रही हूँ बस इसी कारण से कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ रिफिलिंग की। तो यहाँ पे जो रिफिल करते हैं वो हमारे बहुत क्लोज हैं, रिलेटिव ही हैं। तो उनकी मदद से मैं कभी भागलपुर से, कभी पूर्णिया, तो कभी दरभंगा से भी रिफिल कर पा रही हूँ। और शुरुआत में तो काफी मुश्किलें हुई। पहले 2 दिन तो डीएम ने एकदम अलाउ ही नहीं किया हुआ था, लेकिन क्योंकि वो हमारे रिलेटिव हैं तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी तक वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अपने संस्था के लेटर पैड से एक आवेदन दिया हुआ है। जो भी प्लांट है, चाहे वो पूर्णिया हो, भागलपुर हो या दरभंगा हो, सब जगह मैंने वो आवेदन दिया हुआ है, जिस कारण से मुझे वो रिफिलिंग मिल पा रही है। ये बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है। और अभी जहाँ तक ऑक्सीजन आपूर्ति की बात है यहाँ पे, तो डेली मतलब हर 1 घंटे पे, 2.5 घंटे पे फोन आते ही रहते हैं, आधे घंटे पे। अभी जब मीटिंग मेरी चल रही है यहाँ पे तो भी मुझे 2 फोन आए हैं। उन्हें मैंने वेटिंग पे अभी डाल कर रखा है। और कभी कभी तो रात में भी उठकर देना ही पड़ता है। तो जब मेरे पास सिलेंडर रहता है तो फिर रहते हुए तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मेरे पास से 5 सिलेंडर नहीं रहते हैं और उस वक्त मतलब मैं 5 को दे रही हूँ, 15 को मना कर रही हूँ, तो वो जो फील आती है बहुत गंदी वाली फील आती है। मेरे कई कॉन्टेक्ट्स में और कई लोगों ने जो मुझसे मदद मांगी वो मरीज अब नहीं है इस दुनिया में। आज सुबह सुबह मेरे एक फ्रेंड है, मतलब हम लोग बचपन से ही साथ पढ़े हैं, तो उनकी माँ का आज सुबह में देहांत हो गया है सिर्फ ऑक्सीजन के कारण।
रात में उसका ऑक्सीजन मतलब खत्म हो गया और फिर वो अवेलेबल नहीं हो पाया, एटलीस्ट नहीं हो पाया, तो वो सुबह नहीं रही हैं। आप समझ सकते हैं कि जब लोगों को मुझे मना करना पड़ रहा होगा तो कितनी परेशानी होती होगी। और इसके अलावा अगर यहाँ लोगों की बात करें तो मुझे स्थानीय तौर पर भी काफी परेशानियां हो रही है। जैसे कि अगर मैंने किसी को मदद किया है तो वो उसका नेगेटिव सेंस भी ले रहे हैं। नेगेटिव सेंस में मतलब मुझे परेशान भी किया गया है 1-2 लोगों के द्वारा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 5 सिलेंडर, 1 सिलेंडर खाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जब एम्बुलेंस वाली बात हो जाती है, उसको रेफर किया जाता है पेशेंट को, तो वो सिलेंडर वहीं उसके साथ चला जाता है। फिर वहां से सिलेंडर लाने में कई दिन लग जाते हैं। अभी मेरा 2 सिलेंडर पटना में ही फंसा हुआ है। मेरे पास अभी मधेपुरा में बस 3 सिलेंडर है और उसके बदौलत मैं जो भी कर पा रही हूँ बस उसी के कारण कर पा रही हूँ। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में अक्सर पाइप लीक होता है, जहाँ से काफी रिक्वेस्ट आते हैं। अभी अगर हमारे मंत्रियों की बात है तो उन्होंने भी मुझसे मांगा है। मेरे पास सिलेंडर पर मंत्रियों की भी काफी नजर रही और कई हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर यहाँ का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे अभी कोविड का इलाज चल रहा है, वहाँ से भी मुझे काफी मात्रा में रिक्वायरमेंट आए हैं। तो इन 5 सिलेंडर से इतना कुछ कर पाना मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं, तो मना करना पड़ता है और मना करने में कितना बुरा लगता है, बहुत ये गंदा फील आता है। और जब पता चलता है कि वो मरीज अब नहीं रहे तब तो और भी लगता है कि क्या हो गया मेरे से। बिल्कुल सही बात है। और हम ये इस स्थिति को मेरा ख्याल हम में से सब कोई अभी जो भी बिहार में लगे हुए हैं इससे जूझ रहे हैं। रत्नेश सर, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। जो एक बात गरिमा ने कही कि उनके पास अस्पतालों से भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, रसूखदार लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। तो ये जो बात है कि हॉस्पिटल भी उन लोगों को अब रीच आउट कर रही है जिनके पास उनको कहीं से भी खबर लगता है कि इनके पास सिलेंडर है या रिफिल कर सकते हैं। ये हम अगर पैंडेमिक को छोड़ दें, नॉन पैंडेमिक दिनों में पटना से बाहर जो जिले हैं, क्या बिहार के वो जिले बिना इस आपातकाल के इस परिस्थिति को संभालने के काबिल हैं क्या? जो पूरा का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हो रही है क्या? जो पूरा का पूरा जी रत्नेश सर, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि जो बात गरिमा ने अभी बताई कि हॉस्पिटल से भी इनके पास रिक्वायरमेंट आ रही है, यानी कि अब अस्पताल भी उन लोगों पर थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है जिनके पास या तो कोई तरीका है, कोई जुगाड़ है कि वो कहीं से रिफिल करवा पा रहे हैं, उनके पास सिलेंडर है। हम इस पैंडेमिक की बात अगर छोड़ भी दें, क्या पटना से बाहर बाकी जिलों में ऑक्सीजन की जब बात आती है तो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन पैंडेमिक के दिनों में भी अगर कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा फर्ज करिए 3-4 लोगों से ज्यादा, तो उसको संभालने की स्थिति में है क्या? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रायः सरकारों के जो उनके आदर्श होते हैं या उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य उतना ज्यादा रहा नहीं है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले आप देखिए कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले अस्पतालों में कुत्ते होते थे, बिल्लियां होती थी। फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन उसमें जो है स्टाफ या मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई ये प्रॉपर नहीं रही है। तो जो नॉन पैंडेमिक एरा है, यानी कि ऐसा जहाँ की कोरोना जैसी बीमारियां नहीं रही हैं, आज से 2 साल पहले नहीं थी, उस वक्त जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो हमेशा इरेटिक रही है। और प्रायः वो मेडिकल कॉलेज और बहुत हद तक 1-2 सदर अस्पताल जो है कुछ जिलों में जो है, प्राय हर जिले में लगभग 1 सदर अस्पताल होता है, वहीं तक सीमित रहा है। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या रेफरल हॉस्पिटल, इन सब जगहों पर कभी ऑक्सीजन की जरूरत हुई नहीं। वहाँ के डॉक्टर्स भी नहीं हुए हैं। वो जैसे ही उनको लगता है कि ब्रेथलेसनेस हो रही है मरीज को, वो तुरंत पीएमसीएच, आईजीएमएस या सदर अस्पताल रेफर कर देते हैं या मेडिकल कॉलेजों को रेफर कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने कभी ये प्रायोरिटीज बनाई नहीं कि जो भी अस्पताल है उसमें, जैसे आप कई जगह देखते होंगे कि वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन उनकी एसेसरीज बहुत सारे अस्पतालों में नहीं है। मुजफ्फरपुर में है या पावापुरी में ऐसे कई सूचनाएं आ रही हैं, मधेपुरा की बातें आ रही हैं। तो वेंटिलेटर बिना ऑक्सीजन का चलेगा नहीं। तो हमारी प्रायोरिटीज ऐसी नहीं रही है। तो जो नॉन पैंडेमिक जो समय होता है उसमें भी ये
हमेशा दिक्कत रही है। और स्थानीय स्तर पर जो डॉक्टर्स हैं वो तुरंत उनको रेफर कर देते हैं कि देखो जिनको अच्छे चेस्ट फिजिशियन की यहाँ जरूरत है, इनको ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ है नहीं, आप पटना चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। तो यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। लेकिन दिक्कत है कि आप पॉपुलेशन को भी आपको ध्यान रखना होगा, हमने अपने हाइजीन को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं कारण है कि इस तरह पैंडेमिक नॉन पैंडेमिक एरा में हमारी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अभी उस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन जो स्थितियां हैं अभी तक, उसमें यही है कि ज्यादातर मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें तो और कुछ सदर अस्पतालों को छोड़ दें तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा इरेटिक ही रही है। वहाँ ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट तो बिहार में है ही नहीं किसी मेडिकल कॉलेज में, और सिलेंडर्स की कमी तो सदैव रही है। जी खुशी सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी रत्नेश सर ने बताया कि हमारे सरकारों की प्रायोरिटी ही नहीं रही है कि हम अपने अस्पतालों को बहुत जो है सुविधा से लैस बनाए या बहुत अत्याधुनिक तकनीकों से जो है उनको लैस बनाए ताकि आपातकाल में वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो। हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, आपसे मतलब इतना समय देने के बाद आपसे कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है। आप लंबे समय से हेल्थ को कवर करते रहे हैं बिहार के कोरोना से पहले भी। आपको एक पैटर्न दिखता है क्या यहाँ की सरकारों में कि हर बार कुछ होगा तब कुछ करने का प्रयास करेंगे और उससे पहले कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता है उस पर? प्रशांत, आपको याद होगा मैं लगातार 2019 से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को बीच बीच में कवर करता रहा हूं और मेरी रुचि रही है। 2019 में जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार हुआ था, अब हम सब लोगों को याद है, वो बोलने वाली बात नहीं है, जब बच्चे लगातार मर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL हुआ था और उस वक्त बिहार सरकार से मांगा गया था स्टेटस रिपोर्ट। तो बिहार सरकार ने बताया था कि हमारे पास लगभग 50% पोस्ट डॉक्टर के खाली हैं और 75% पोस्ट नर्सों के खाली। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट तो आपके यहाँ बहाली करने नहीं जाएगी, ये काम आपको खुद करना होगा। ये आप याद कीजिए 2019 की बात। 2020 के मई में जब स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव थे संजय कुमार, उस वक्त भी एक PIL शुरू हुआ पटना हाईकोर्ट में। उस वक्त उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया तो संजय कुमार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया उसमें था कि बिहार में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के पद 11,800 समथिंग हैं और जिसमें से सिर्फ अभी 2800 डॉक्टर, आप सोचिए कि 11,800 पद ही हैं, जो बहुत कम है अपने आप में। जो आप रत्नेश जी बताएंगे कि कितना होना चाहिए। WHO का रिकमेंडेशन है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार की आबादी 13 करोड़ है लगभग मानी जा रही है। तो 11,000 सरकारी डॉक्टर थे, 11,800, जिसमें 2877 डॉक्टर ही पोस्टेड थे मई 2020 में। ये संजय कुमार जी ने एफिडेविट दिया है। तो 75% पोस्ट उस वक्त भी खाली थे। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में आपको याद होगा कि खूब हंगामा हुआ कि खाली पदों को भरा जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। दोनों पक्ष विपक्ष ने दोनों ने वादा किया और ये बात लगभग कॉमन थी कि जितने खाली सरकारी पद हैं उसको भर दिए जाए। नवंबर में सरकार बन गई, नवंबर से मार्च आ गया। इस बीच में क्या वैकेंसी निकली, कैसे हुई, वो नहीं मालूम है। फिर जब अप्रैल में पटना हाईकोर्ट पूछता है बिहार सरकार से कि आपके यहाँ वैकेंसी का क्या स्टेटस है, तो वो बताते हैं कि लगभग 7-8 हजार पोस्ट डॉक्टरों के और कुल बिहार के सरकारी अस्पतालों में 92,000 92,000 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से शायद 48,000 उन्होंने बताया कि इतने पद खाली हैं। 50% से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, जिसमें डॉक्टरों के 7,000 पोस्ट खाली है। इसका मतलब डॉक्टरों के पिछले साल हम लोग ने लगभग 8,000 सुना था और इस बार 7,000 सुना। 1,000 डॉक्टर बढ़े या नहीं बढ़े या क्या स्थिति थी है। तो वो पद लगातार 2019 से 2021 तक खाली रहे। सरकार ने उनको भरने की कभी कोशिश नहीं की ढंग से, कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई। और अभी जब सुप्रीम हाई कोर्ट में इतनी सारी बातें हो गई तो बिहार सरकार ने 2 स्तर पर वैकेंसी निकाली है। एक तो इसके लिए कि हम एडहॉक बेसिस पर 1 साल के लिए ठेके पर 1,000 डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे और परमानेंट वैकेंसी भी निकली है, वो 6,700 डॉक्टरों की, 1,000 टेम्पररी और 6,700। और ये वैकेंसी पूरी होते होते जून आ जाएगा। जून के बाद कितना समय लगेगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। 10 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू है। आप ये सोचिए कि जब एक ही समय में बिहार में 6,700 पोस्ट परमानेंट डॉक्टरों के निकल रहे हैं
और 1000 पोस्ट एडहॉक वाले। तो एडहॉक वाले में कौन इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू देने जाएगा? अभी रेलवे ने वॉक इन इंटरव्यू कहीं निकाला था बिहार में, वहाँ पहले दिन कोई नहीं पहुंचा इंटरव्यू देने के। तो ये सब केवल कहने की बात है। तो ये आप केवल देखिए कि मैन पावर को लेकर क्या स्थिति हुई। दूसरी बात की मुजफ्फरपुर और पटना में पिछले साल डीआरडीओ ने 2 अस्पताल शुरू किए, 500-500 बेड के कोविड हॉस्पिटल। और आप देखिए कि जनवरी फरवरी तक दोनों अस्पतालों को बंद कर दिया गया। मुजफ्फरपुर का जो डीआरडीओ हॉस्पिटल था उसमें 500 बेड थे, उसके सारे बेड, वेंटिलेटर, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी था। ऑक्सीजन प्लांट सारी चीजों को उखाड़ के एसकेएमसीएच में के स्टोर में जमा कर दिया गया फरवरी में कि अब पेंडेमिक खत्म हो गया है। तो इस तरह का अप्रोच है। जब बाद में पीआईएल हुआ तो फिर पता चला कि ऐसा हो गया। बेहटा में जो डीआरडीओ का हॉस्पिटल खुला था उसको भी उसी तरह से बंद कर दिया गया। सेना के लोग वापस चले गए। अब फिर से डॉक्टरों को बुलाने की कवायद हो रही है, 500 बेड शुरू करने की कोशिश हो रही है। तो 2 महीने पहले दोनों अस्पतालों को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया ये समझ में नहीं आया। ये अप्रोच का फर्क है। अभी राज्य सरकार ने, राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक विज्ञापन निकाला है कि विभिन्न जिलों में 200 से अधिक वेंटिलेटर हैं जो पड़े हुए हैं और इन वेंटिलेटर को चलाने वाले एक्सपर्ट सरकारी अस्पतालों में नहीं है, इंस्टॉल नहीं किया जा सका है और भी दूसरी गड़बड़ियां हैं। इसलिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपील जारी की है कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल इनको लेना चाहे और चलाना चाहे तो वो ले सकता है। सोचिए क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या सोच है हमारी। ये सारी चीजें बताती है कि हम लोग स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कितने गंभीर हैं। हम लोग स्वास्थ्य सुविधा को आपदा मानते हैं। हमारी सरकार आपदा मानती है कि 2 महीने का संकट आया तो उसमें हम लोग देख लेंगे, वो टल जाएगा फिर खत्म। तो कोरोना में हम लोगों ने नहीं किया, पिछले साल चमकी बुखार में भी नहीं किया, कोरोना में पिछले साल नहीं किया, जो हुआ था उस वक्त भी नहीं किया और अभी भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई जून में केस खत्म हो जाएंगे तो फिर ठीक है, मामला सॉल्व हो जाए। किसी तरह खुद तो से ये बला हमारा टाले है। तो जी तो हमारा हाँ, पीछा बला छूट टाले गया। की स्थिति है। और इस बार जो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इस बार जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है उसमें 90% पैसा जो है सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर है, इक्विपमेंट्स पर भी नहीं है और मैन पावर बढ़ाने पर भी नहीं है। 90% पैसा सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर है। तो ये अप्रोच है बजट को का, आप 90% पैसा केवल बिल्डिंग बनाने पर खर्च कर रहे हैं और अच्छी चीजों को बेहतर करने में नहीं कर रहे। जी, विष्णु पुष्य जी ने बहुत अच्छा इंसाइट दिया एक कि कैसे जो प्रायोरिटी है हमारे डिसीजन मेकर्स की, जो नेता हैं उनका किधर मिसप्लेस्ड है। बजट में देखिए कि बिल्डिंग्स बनाने पर ज्यादा बातें हैं। आपने चुनाव को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था अलग अलग जिलों में जाकर। जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे वो ये तक कहते मन से सुने गए कि अब कहाँ है कोरोना, कोरोना तो ऐसी धरती है बिहार के कि यहाँ से डर के भाग गया। आप जब ये सब कवर कर रहे थे एज अ जर्नलिस्ट तो आपको किन्हीं रैलियों में किन्हीं भी लीडर से या इनफैक्ट लोगों से भी, बिहार के लोगों से भी ये कभी आपको ये फील हुआ कि हाँ हेल्थ केयर भी यहाँ के लोगों की और यहाँ के हुक्मरानों की प्रायोरिटी हो सकती है, या वो बस एक मजाक के तौर पर ही चलता था? नहीं, चूंकि सुशील मोदी का आपने नाम लिया और स्पीच आपने देखा होगा कि ये बात तो वो जरूर मंच से कहते दिखे थे। इस बीच उनकी जो वो क्लिप्स थी वो वायरल हुई चारों तरफ, जब वो पूछ रहे हैं कि कहाँ है कोविड, कहाँ है कोरोना, हम लोगों का इम्यूनिटी लेवल बिहारियों का इतना ज्यादा है कि हम लोग इससे पार पा चुके हैं और सारी चीज। मगर आपने बीते 2 दिन पहले देखा होगा कि कैसे उन्होंने ये भी लिखा कि उनके भाई का इंतकाल हो गया है कोविड से और वो उन्हें नहीं बचा सके तमाम कोशिशों के बावजूद। तो ये विडंबना है हमारे राज्य की। जब हम चुनाव में ही चल रहे थे, जब शुरुआती रैलीज हमने कवर करना शुरू किया, हम जरूर शुरुआत में मास्क लगा करके चलते थे, इसलिए कि कम से कम हम लोग एक बेसिक लेवल पर मास्क तो लगा करके चलें। मगर ग्रामीण स्तर पर कहीं भी मास्क नहीं, और यहाँ जो पूरा गमछी का एक प्रचलन है अभी भी, इवन कि जब हम दूसरे लहर की चपेट में हैं और गांव देहात में कहीं भी आप चल रहे हैं तो इवन कि मास्क ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मास्क को लेकर के कहीं कोई आज ही मैं अपने ग्राम पंचायत में देख रहा हूँ कि मुखिया मास्क बंटवा रहे हैं, मगर वो थोड़ी देर के लिए मास्क लोगों के चेहरे पर आता है जब तुरंत तुरंत मिलता है, उसके बाद लोग मास्क हटा दे रहे हैं। दूसरी चीज कि कहीं भी हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग अस्पतालों को या शैक्षणिक केंद्रों को कवर किया तो ये पाया कि इसको लेकर के कहीं कोई संजीदगी नहीं है।
जब चुनाव का वक्त आता है तो एक पूरा जो भेड़िया धसान वाला हाल है, रिप्रेजेंटेशन, जातीय समीकरण, टिकट किसको मिला, टिकट किसको नहीं मिला, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया, कौन कितने ज्यादा रसूख वाला आदमी है, कौन हमारा काम करा पाएगा, इन्हीं सारी चीजों पर अधिकांश चीजें देखने सुनने को मिली और इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव था। और मुझे नहीं लगता कि ये पैटर्न बहुत जल्दी में कुछ बदलने जा रहा है। हम सभी इस बात को मजबूती से कहना है कि एक अभिशप्त राज्य में है और वहां पर रिपोर्ट्स भी हमको करनी है। इसमें भी लोग कहते हैं कि आप लोग हमेशा निगेटिव चीजें ही दिखाते रहते हैं। जब हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं तो हमको बहुत अच्छी चीजें दिखाई नहीं पड़ती, तो हम अच्छी अच्छी चीजें क्या दिखाएं? जहां जाते हैं वहां बेबसी और लाचारी ही दिखाई पड़ती है। चुनाव के वक्त हम लोग कोशिश में जरूर इस रहते हैं कि कुछ अच्छा भी दिखाया जाए, मगर अच्छा अच्छा है नहीं बिहार के भीतर, तो हम अच्छा अच्छा कैसे कह दें उसको। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा आप कहीं भी जा जाए, जैसे पुष्पमित्र सर ही बता रहे थे कि किस तरीके से वो डीआरडीओ के तमाम अस्पताल या एसकेएमसीएच, हम पहले भी गए हैं एसकेएमसीएच, हम इस बीच भी गए, सिवान के सदर अस्पताल और महाराजगंज का अनुमंडलीय अस्पताल जो कि स्वास्थ्य मंत्री का अपना गृह जिला है, जिसको कोविड के लिहाज से इस बीच डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर भी कोई आरटीपीसीआर नहीं हो रहा है। और जब ऑफ द रिकॉर्ड आप सीएस से या सीएमओ से आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ऊपर से इस तरीके के डायरेक्शंस हैं कि ज्यादा आरटीपीसीआर नहीं करने हैं। तो फिर आप उसके बाद फिर किससे बात करें आप, और कौन अधिकृत आदमी है जिससे आप बात करें और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करा दें। और चीजें इसी तरीके से जो है ग्राउंड पर हो रहा है। और सर जो जो जिस बात को कह रहे, जैसे कि मैं अपने गृह जिले में और अपने जो मेरा गृह ब्लॉक है उसका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे बिल्डिंग देख करके जरूर खुशी हुई कि यार ये बिल्डिंग ठीक है, मतलब साफ सुथरा है। मगर जब आप पता करते हैं कि वहाँ डॉक्टर्स कितने हैं तो एकमात्र एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और किसी तरीके से जो जीएनएम एएनएम है, आप हम इस बात को समझ रहे हैं कि वो एक आदमी जो लगातार किसी की जांच कर रहा है और लगातार सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है, चाहे वो कोविड संक्रमित हो या ना हो, और ऐसी संभावना है कि वो कोविड संक्रमित होगा तभी वैसे लोग कोविड की जांच कराने पहुंच रहे हैं, मगर उनके पास ना कोई पीपीई किट है, ना वो कायदे से एक मास्क जो धीरे धीरे नाक के ऊपर लगता है फिर वो सरकता चला जाता है। तो किसी को मैंने यहाँ पर पीपीई किट अपने जिले में पहने हुए ना किसी डॉक्टर को देखा, ना किसी एएनएम जीएनएम को। और ये सारे लोग फ्रंट लेवल के कोविड वॉरियर्स हैं जिन पर हमारी जिम्मेदारी है और हम उन पे एक तरीके से डिपेंडेंट है। मगर वहाँ इस तरीके की, और ना ये इससे पहले भी हमने देखा कि जितनी डेड बॉडीज आ रही हैं, आप चाहे बांसघाट के विद्युत शवदाह चले जाएं या अलग अलग जगहों पर जो भी गुलबी या अलग अलग जगहों पर भी जब हमने रिपोर्ट्स की, इवन कि एनएमसीएच जो बिहार के लिहाज से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, अगर आप सिर्फ पटना में घूम जाएं एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पटना एम्स, तो आपको जो एक होता है ना कि हैव्स और हैव नॉट्स का फर्क आपको दिखाई पड़ता है। वहां मुझे लगता है कि पटना एम्स में भी जो लोग पहुंचते हैं वो बिल्कुल पैरवी वाले या ऊंचे रसूखदार लोगों के ही पेशेंट्स वहां पहुंच पाते हैं। वहां पर तो मुझे कुछ लोग पीपीई किट पहने हुए बाहर भीतर करते हुए दिखाई पड़े। वहां पर जर्नलिस्ट उस तरीके से पहुंच भी नहीं सकता। एनएमसीएच में जहां वो पहुंच सकता है, और एनएमसीएच जिसको लेकर के लगातार रिपोर्ट्स हो रही हैं, वहां ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर्स जो है बिना पीपीई किट के, या तमाम जो डेड बॉडीज भी ढो रहे हैं वो बिना पीपीई किट के। इवन कि हमने अलग अलग राज्यों में देखा है, तस्वीरें इस तरीके देखी कि जो कोविड का एक पेशेंट है जो कोविड से संक्रमित हो गया है उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता है। इस बीच जो जिस तरीके की चार चार अटेंडेंट ही एक तरीके से उनके साथ ऐसे लग रहा है कि जैसे कि नॉर्मल बीमारी हो। और हम जो मैन पावर का जो पूरा मामला है, वो बिल्डिंग तो जरूर दिखाई पड़ रही है, मगर जो पूरा मैन पावर है उसकी शॉर्टेज जरूर है। बिल्कुल मैं गरिमा हर स्तर पर जी, मैं गरिमा के पास जाऊं उससे पहले रत्नेश सर, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। विष्णु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एनएमसीएच का भी जिक्र किया। एनएमसीएच के एक सीनियर डॉक्टर मैं पढ़ रहा था,
वो अपील करते हैं कि या तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाइए या मुझे अपने पद से मुक्त कर दीजिए, मैं ये चीजें नहीं देख सकता अपने सामने होते हुए। मैं आपसे ये हम्म। पूछना चाहता हूँ कि जब इतना शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होता है, आप अपने सामने देख रहे होते हैं, तो वो आप किसी भी डॉक्टर के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को प्रभावित करता है क्या? कि ये तो ये तो क्रिटिकल पेशेंट है ही, लेकिन ये इससे ज्यादा क्रिटिकल है, तो इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको बाद में देखेंगे इसका क्या होता है। तो वो फिर कैसे डिसाइड होता है, वो उसका इलाज पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ऑक्सीजन जो है मेडिकल कॉलेज में या चिकित्सा पद्धति में जो दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, और बिल्कुल एक आईसीयू में जहाँ मरीज भर्ती है जिनको भी 15 लीटर, 20 लीटर या 30-30 लीटर, 50+ लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पर जब देखा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बहुत दुख होता है। और ये निश्चित रूप से जो चिकित्सा है उसमें जो है प्रभावित करती है, और उसका बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि किनको दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। तो फिर उसमें हम सेचुरेशन लेवल देखते हैं कि मान ली किसी का सेचुरेशन लेवल 90 के आसपास है तो चलो इनको हम लोग थोड़ा कम दे सकते हैं, 2 लीटर 4 लीटर दे सकते हैं। लेकिन मान ली जिसका सेचुरेशन लेवल जो है 60-65% ही है, 50% है या 80% के आसपास है, तो उनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, तो उनको हम लोग हाई ऑक्सीजन फ्लो देते हैं। नेजल कैंगुला से दे सकते हैं या बाइप्रोंग से दे सकते हैं, या फिर इस तरह कई इक्विपमेंट्स होते हैं उससे हम लोग बाइपेप मशीन के थ्रू दे सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि ऐसी स्थिति आती है और हम लोग इसको फेस करते हैं कई बार कि मरीज को ऑक्सीजन कैसे दिया जाए और किनको पहले कौन सी प्रायोरिटी हो। यही प्रायोरिटी का क्राइटेरिया होता है कि अगर वो वेंटिलेटर पर है और सिचुएशन बहुत, बिना वेंटिलेटर पर तो बिना ऑक्सीजन का होगा भी नहीं, लेकिन अगर बाइपेप पर है उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो अगर मेंटेन कर पा रहे हैं 90 के आसपास, तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे जो ज्यादा नीडी है उनको दिया जाए, और यही एक चिकित्सा पद्धति में हो सकता है। एक चीज और मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जो सज्जन अभी बता रहे थे कि टाइफाइड के बारे में थोड़ा सा मैं डिफर हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बता दूं कि जिनका टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है उनको ये ध्यान रखना है कि उनको कोरोना होता है, लेकिन वो रिपोर्ट में कई बार नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये चीजें बहुत ध्यान रखने की बात है कि अगर मरीज खुश हो रहे हैं कि चलो जिनको टाइफाइड हो गया, इनको मलेरिया निकल गया और कोरोना नहीं है, तो आज के समय में खासकर टाइफाइड में जो केसेस आ रहे हैं उसमें टाइफाइड अगर पॉजिटिव है तो ये नहीं माने, और कोरोना नेगेटिव है तो ये नहीं माने कि उनको कोरोना नहीं है, क्योंकि कई ऐसे म्यूटेंट वेराइटीज आई हैं जो आरटीपीसीआर में नहीं आ रही हैं और अन्य जांचों में भी नहीं आ रही है। थोड़ा सा इन विषयों को भी हमें ध्यान रखना होगा। आम लोग उनसे सतर्क हो, चुकी वही लोग जो हैं वो स्प्रेडर्स हैं, वही जो है अब उनको लगता है कि नहीं जी इसको तो कोरोना नहीं टाइफाइड है, फिर पता लगा सारे लोग उनसे मिलने जुलने लगे, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, मास्क नहीं पहना, तो ऐसे लोग जो है स्प्रेड करते हैं कोरोना को ज्यादा। तो जो पहला प्रश्न था आपका, वही उसका उत्तर यही है कि हम लोग प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसाइड करते हैं किसको जो है ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किनको हम बाद में दे सकते हैं। इसका लंग ज्यादा अफेक्टेड है, सीटी स्कैन HRCT में जो उसके स्कोर्स हैं कितना है उस हिसाब से भी तय किया जाता है। अगर मान ली किसी का स्कोर 5-7 है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ सकती है, 10 भी तो नहीं, लेकिन जिसको 15-20 है 25 में से, तो उसको जरूरत जल्दी है, उनका सेचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है, तो उनको हम लोग ऑक्सीजन पहले देते हैं। जी सर, ये डिसीजन तो जब मरीज हो सामने तब लिया जा सकता है, लेकिन क्या फ्रंट लाइन वर्कर के लिए अलग से कोई सुविधा है? क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक नर्स है, बिहार की रिपोर्ट थी, मुझे ठीक से जगह नहीं याद, शायद बक्सर की थी, प्रेग्नेंट नर्स थी, जिनको बेड नहीं राइट मिला और राइट। जी, और उसके कारण उनकी मौत हो गई। तो जब आप सामने ये देखते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, उसकी इतनी कमी है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो पहले से है, तो ये फिर कितना मुश्किल सिचुएशन होता है। ये ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि ये मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता होगा डॉक्टर्स के भी। देखिए, ये डॉक्टर्स जो होते हैं वो कई बार जो खासकर इस फील्ड में 15-20 सालों से हैं, वो मेंटली इतने प्रिपेयर होते हैं कि उनको काफी बहुत ज्यादा इस तरह का दबाव झेलने की आदत पड़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर संसाधन नहीं हो और उसके बीच में अगर हम पेशेंट हमारा मर जाए, चाहे हेल्थ वर्कर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, तो ये बहुत ही दुखद बात होती है। और इससे जो है जो एक कंक्लूजन ये भी निकलना चाहिए कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमेशा प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो है अभी देखिए 50 लाख का जो बीमा था सरकार ने उसको खत्म कर दिया है, उसको फिर से लागू करने की बात चल रही है। साथ ही साथ ऐसे कई जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कुछ बेड जरूर रिजर्व किए गए हैं हेल्थ वर्कर के लिए, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। आज के डेट में जो है लगभग जितने बड़े अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं,
मेरा निजी अनुभव रहा है कि लगभग 40-50% जो इम्प्लॉयज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लगभग सभी को संक्रमण हुआ है या होने वाला, लगभग उसी स्थिति में कोई क्वारंटाइन पीरियड में है या कोई लगभग ठीक होकर, जो सेकंड व्यक्ति में बात कर रहा हूँ, लगभग जो है ठीक होके भी तुरंत वो हाउस अपने छुट्टी ले रहे हैं या फिर क्वारंटाइन में है या कोई भर्ती है या कोई पोस्ट कोविड चेस्ट फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, कोविड के बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी या कोविड फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, वो करा रहे हैं। यानी कि लगभग 40 से 50% जो लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो स्टाफ्स हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना से पीड़ित हैं और उनका जो है वो कहीं ना कहीं अपना इलाज करा रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही है या उनको भाग दौड़ बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है पैंडेमिक में जो है डॉक्टर की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ सर, आपके लिए मेरा एक सवाल ये भी है कि जब हर कोई स्टेप अप कर रहा है मदद करने के लिए, यंग लोग बिहार के बहुत ज्यादा आगे सामने आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस दौरान ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। या तो जिनके पास सिलेंडर्स हैं वो जिनको हम लोग मदद पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो 60-60 हजार रुपए में देखा गया है कि 10 लीटर का सिलेंडर बेच रहे हैं या 15 लीटर का सिलेंडर बेच रहे हैं। इस कालाबाजारी पर रोक लगाने का कोई एक सेंट्रल तरीका हो सकता है क्या? स्टेट एक्शन के थ्रू ये कंट्रोल में हो सकता है? इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है और कहा जा रहा है कि वो निगरानी कर रही है, लेकिन जैसा कि दूसरे तमाम मामलों में हुआ है और बहुत सारी कमेटी बनी है, बहुत सारी वेबसाइट बनी है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से, तो उन चीजों में भी जैसा हुआ वैसा ही इसमें हुआ कि वो भी काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में कोरोना को लेके एक हेल्पलाइन नंबर बन गया, एक वेब पोर्टल बन गया जहां बेड्स की एबिलिटी बताई जा रही है। उसी तरह से ऑक्सीजन को पर नियंत्रण करने के लिए भी मुझे लगता है कि 15 अप्रैल से ही एक कमेटी बनी है, लेकिन वो कहीं काम नहीं कर रही है, तभी अभी तक कालाबाजारी चल रही है। दूसरी बात की आप ये देखते हैं कि मंत्री भी जैसा गरिमा ने बताया कि मंत्री भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको सिलेंडर चाहिए। तो जिस लेवल की स्कार्सिटी है और जिस लेवल की अव्यवस्था है, उसमें मजबूरन वो भी पैसे देते होंगे, तो कैसे कालाबाजारी रुकेगी? और जब स्कार्सिटी हो जाती है और लोगों के पास पैसे होते हैं, तो वो फिर पैसे देने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। कई साथियों ने जो सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे तरीके से लोगों को मदद करने का अभियान शुरू किया, उन्होंने एक समय के बाद बताया कि लगता है हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले कालाबाजारियों के एजेंट बन गए हैं। हम लोग किसी को उसका कॉन्टैक्ट अवेलेबल कराते हैं और बाद में वो उसको ब्लैक में सिलेंडर अवेलेबल कराता है। एक आध उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जहाँ फ्री में या बहुत कम चार्ज में लिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जगह पर ये स्थिति है। इससे कैसे इनकार कर? जी, गरिमा आपको आवाज आ रही है क्या? एक आखिरी सवाल मेरा गरिमा के लिए, उसके बाद हम लास्ट कमेंट्स के लिए जाएंगे कि आखिर हमारे अपने लेवल से सोल्यूशन क्या दिखता है इसका। शायद गरिमा का कनेक्शन फिर से कमजोर हो गया है। खैर, गरिमा जब वापस जुड़ती हैं तो हम उनसे ये सवाल लेते हैं। सर, आप दोनों के आप जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कवर किया है हेल्थ सेक्टर को बिहार में। आप डॉक्टर हैं, आपने खुद आप इस सिस्टम को देख रहे हैं बहुत करीब से। ऐसा क्या आप दोनों को अपने स्तर से समझ में आता है कि अगर ये 3-4-5 कदम उठाए जाएं तो शायद सरकार को ये सिचुएशन कंट्रोल करने में ज़्यादा बेहतर हो और समय कम लगे? देखिए, कई स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो है जैसे लॉकडाउन लगा, ये थोड़ा सा देर से लगा। अगर पहले लगा होता तो निश्चित रूप से स्प्रेड इतना नहीं होता और इतनी ज्यादा डिटीरिएशन नहीं होती। कर लग गया है तो इसको पहले तो सख्ती से आप पालन कराएं, क्योंकि पालन नहीं होगा तो फिर अभी कई वीडियो आ रहे थे कि लोग खेत खलिहानों से अपने बैंड बाजे के साथ जो है बारातियों को ले जा रहे हैं। तो ये सब बहुत ही दुखद स्थिति, चूंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर 100 लोग इफेक्ट होंगे तो उसमें 1-2 की तो हालत बहुत सीरियस होगी। यही मोटा मोटी बात समझ में आ रही है। तो उनको भी समझना होगा कि जो भी लॉकडाउन के नियम है, सरकार को भी आम लोगों को भी सबसे पहले लॉकडाउन को जो है, ठीक है आप भूखे रहेंगे, आज किसी में कोई भूखा नहीं रहेगा, हाँ थोड़ा कम खा सकता है,
लेकिन आप जिंदा रहेंगे तो, क्योंकि आपको ध्यान रखो 1918 का जो स्पेनिश फ्लू हुआ था तो भारत में लगभग 5 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। तो ऐसी स्थिति नहीं आने दें, पहली बात। दूसरी बात है कि जो कई बार शादी ब्याह में जो है 50 लोगों को अलाउ किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि शायद ही किसी शादी ब्याह में 50 लोगों का जो अलाउ जो कंडीशन जो है उसको लोग फॉलो करते हैं। हर शादी अगर ब्याह है तो लगभग जो है 100, 150, 200 लोग आ ही जाते हैं। इसको फिर से एक रिवाइज करने की जरूरत है कि भाई ये अगर आपको आप पता नहीं कितने न्यूज अभी आ रहे हैं, कितनी पुलिस रेड मारी है, कहीं कोई डाटा आपके को मिलेगा नहीं। इस पर बहुत ज्यादा, चूंकि शादी ब्याह जनेऊ या ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम है उसी से जो है कोरोना बहुत ज्यादा फैला, चाहे कुंभ का मेला हो या कोई अन्य स्थितियां हो। इस पर आपको बहुत स्ट्रिक्टली काम करना होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जैसे अभी स्टडीज आ रही हैं कि 194 ही हुआ आपका, पहले 210 मीट्रिक टन अभी हो गया है, पहले 194 मीट्रिक टन था, बढ़ा है, लेकिन अभी भी 50-60 मीट्रिक टन हम उठा ही नहीं पा रहे हैं। इसको जो है सबसे पहले स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि भाई जितने अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, देखिए प्रतिदिन अखबारों में या कई सोशल मीडिया में से रिपोर्ट्स आती रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया, उनको रेफर किया जा रहा है, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसको तुरंत स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि हमारा जो है कितने ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितने हमारे मरीज हैं। जैसा कि बिहार सरकार ने खुद कहा था कि 30 अप्रैल के आसपास जो है 3 लाख के आसपास जो है हमारा पीक होगा, लेकिन अभी जो है 1 लाख 1.25 लाख के आसपास मरीज की बात कही जा रही है। लेकिन आप देवी शेट्टी जो है उनका एक इंटरव्यू देखिए, उन्होंने कहा कि जितने पेशेंट हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं उससे 5 से 10 गुना मरीज अन्य हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये एक रेशियो बहुत बड़ा है। उस हिसाब से जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं होगी। तीसरी चौथी बात एक और है कि भाई देखिए कहीं भी पैंडेमिक होता है तो खासकर जो रेस्पिरेटरी पैंडेमिक है जहाँ सीधे आपके फेफड़े सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, 3-4 महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहला बेड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा डॉक्टर्स। ये 3 चीजें आपको बिल्कुल ही तैयार रखनी होंगी। तो बेड्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन वहाँ मेंटली लोग प्रिपेयर नहीं, कैसे उनको क्या आ जाए। बेड्स जो हैं जहाँ अवेलेबल है वहाँ लोग पहुंच नहीं पा रहे, उनके पास प्रॉपर सूचना है। भले 1-2 दिन से जो है कुछ सूचनाएं आ रही हैं ऐसे नेट या कुछ कई एक्सेल पर जो है कई लोग बना रहे हैं और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरकार भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन प्रॉपर सूचना नहीं मिल रही। और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई, जब तक आप सप्लाई प्रॉपर नहीं करेंगे नहीं होगा। और डॉक्टर्स जो हैं वो लगभग ट्रेंड होते हैं और माइल्ड कोरोना में कुछ किया नहीं जाता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूंगा आम लोगों के लिए कि आप पैनिक नहीं हो। कोरोना में आज देखा जा रहा है कि लोग बहुत पैनिक हैं, बहुत घबराए हुए हैं, कोरोना हो गया, इसकी दवा नहीं है, इसका इलाज नहीं है। आप धैर्य रखिए, सबको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर लोग जो है 90, 95%, 98% लोग जो है घर पे ही ठीक हो रहे हैं। अलग अलग डाटा हो सकता है, लेकिन ये ठीक हो रहे हैं। आप अनावश्यक अस्पतालों पर दबाव मत बनाइए, इससे कालाबाजारी बढ़ती है, बेड की कालाबाजारी बढ़ती है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी बढ़ती है। तो जिनका सैचुरेशन लेवल 90 से नीचे नहीं है, जैसे मैंने सैकड़ों लोगों को बताया है, प्रतिदिन अभी भी फोन आ रहा था, देखे होंगे, तो ऐसे प्रतिदिन जो है 100 फोन कॉल और 400-500 व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहते हैं। तो मैं सबों से निवेदन यही करता हूँ कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे नहीं है, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप सामान्य दवाएं खाएं, कुछ चेस्ट फिजियोथेरेपी करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, भाप लें, गर्म पानी से गार्गलिंग करें, उससे आप ठीक हो जाएंगे। वही लोग जब नहीं करते हैं तो वही 7-8 दिन के बाद जो स्थिति खराब होती है और उससे जो अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ बढ़ती है। उसमें क्या होता है कि जो नीडी है उनको जरूरत नहीं, बेड नहीं मिल पाते हैं, और जो नीडी नहीं है अस्पताल में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या अस्पतालों ने बेड ऑक्यूपाई किया हुआ है या 1-2 लाख रुपए पर डे खर्च कर रहे हैं, उससे जो स्थिति और खराब हो रही है। आम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर माइल्ड केसेस हैं, माइल्ड केसेस क्या है, जब 90 से नीचे और सिटी वैल्यू अगर 15 के नीचे है, तो ये 2 चीजें ये ध्यान रखनी, ऑक्सीजन लेवल 90% के आसपास है, उससे उसके ऊपर है, और सिटी अगर स्कैन आपने कराया है, बुखार आपका 3-4 दिन से ज्यादा नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, ये नहीं है बुखार, आप आराम से घर पे रहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल हमेशा जरूर नापते रहें। जैसे ही 90 के नीचे आए आप पेट पर लेट जाएं, उससे आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ेगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें प्रोन लाइन में लेकर के, उससे ही बढ़ेगी। और उसके बाद अगर दिक्कत हो तब आप अस्पतालों की तरफ रुख करें, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है और उसमें जो है पेंडेमिक भी है, तो उससे पैनिक स्थिति से बचें, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह रहेगी।
जी, जी, शुक्रिया सर। मैं खुशी सर से कंक्लूडिंग कमेंट लूँ उससे पहले गरिमा आपको अभी आवाज़ आ रही है क्या हमारी? आप म्यूट पर हेलो। हैं। जी, आप म्यूट पर हैं। हाँ, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, हेलो। जी, 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 हाँ, गरिमा। आवाज आ रही है। हाँ, जी। चूँकि नेटवर्क खराब होने के कारण बहुत देर से आपसे सवाल नहीं पूछ पाया मैं। आपने एक इंटरेस्टिंग नहीं बात नहीं, कही। बहुत सारा फोन आ रहा है। अच्छा, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ वो हाँ बात हाँ। गरिमा। मैं हेलो। इसी से जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी है कि आपने बताया कि आपकी तालमेल अच्छी है स्थानीय प्रशासन के साथ और इसलिए आपको ज़्यादा मदद भी मिल पा रहा है। लेकिन आपके जो अन्य साथी हैं, जो शायद अन्य जगहों पर मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोक्योर करने का ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जा सके। वहाँ से आपको क्या खबरें मिल रही है? क्या वहाँ पर स्थानीय प्रशासन का क्या रवैया है? क्या वो खुद से हेल्प करने को तैयार है या वहाँ पर भी बिल्कुल जैसा कि आपसे ही माँग रहे हैं, आपने बताया कि कुछ मंत्री लोग नहीं वो नहीं। जी, बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, जैसे कि हमारे साथ और भी 3-4 संस्था है, जैसे कि यूथ हॉस्टल है, श्रृंगी ऋषि सेवा मिशन है और मारवाड़ी युवा मंच है। तो इन लोगों के पास जो सिलेंडर है ये देने के बाद लगभग अभी तक वापस नहीं मिला है इन लोगों को। और जो लोग ले गए हैं, जो आम लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, उन्हें बहुत लिमिटेड सेवा मिल पा रही है। जैसे कि एक दिन में मुश्किल से 50 लोगों का ही सिलेंडर भरा जा रहा है, जिस कारण से परेशानी आती है। और जो हॉस्पिटल्स है, निजी अस्पतालों में तो बिल्कुल अभी दिया ही नहीं जा रहा है। तो जो यहाँ के पेशेंट है वो हम लोग उससे ही डिमांड मांगते हैं। तो हम लोग होम आइसोलेटेड को मदद करें या फिर किसी अस्पताल में दें, ये हम लोगों के लिए अब दुविधाजनक है। बिल्कुल ये तो है ही दुविधा की स्थिति। पुष्य सर मैं आपसे कंक्लूडिंग कमेंट लेना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जी। 3-4 क्या वो कदम हो सकते हैं जिससे कि ये स्थिति जो है थोड़ी सामान्य हो जाए जल्द से जल्द? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत ये है कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, उसके साथ सरकार नियमित काउंसलिंग करे, डॉक्टर उसके साथ नियमित बातचीत करे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि रत्नेश जी ने अभी कहा और हम सब लोग जानते हैं कि हर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसका भी इलाज अब डॉक्टर बता रहे हैं कि अगर सही समय पर उसको स्टेरॉइड की दवा दी जाए तो उसमें आराम मिलता है, या फिजियोथेरेपी के तरीके से भी उसको आराम मिलता है। अभी हो क्या रहा है, जो हमारे पास 1,10,000 कंफर्म केस हैं, उनके साथ जो डॉक्टर को की सलाह उनको नियमित मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। वो जो सबसे बड़ा संकट है। प्री रिकॉर्डेड कॉल, मैंने कई लोगों से बातचीत की जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके पास प्री रिकॉर्डेड कॉल आते हैं, और प्री रिकॉर्डेड कॉल में जब वो ऑक्सीजन लेवल अपना डाउन बताते हैं, तो फिर उनके पास मैसेज आता है कि आपसे कोई न कोई डॉक्टर ज़रूर जल्दी से जल्दी संपर्क करेगा, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन सरकारी व्यवस्था में कोई किसी ऐसे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, जो ऐसे लोगों से संपर्क करके उनको गाइड कर सके कि आपको कौन सी दवा अब लेनी है, या कौन सा फिजियोथेरेपी करना है, या वाकई आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, या आपको अस्पताल में भर्ती हो जाना है। इस गाइडेंस की सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण बहुत सारा संकट है। जो लोग अपने से सारा इलाज खुद कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर से चेक कर रहे हैं। कल मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया कि एक व्यक्ति ने बताया कि जब मैं सोता हूं तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 87 हो जाता है, और उठ के बैठता हूं तो मेरा 94 हो जाता है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति अपना इलाज अपने गूगल के तरीके से, जो भी उसको जानकारी मिली उसी से कर रहा है। वो ऑक्सीमीटर भी ठीक से नहीं लगा रहा है, लेकिन घबराया हुआ है। ऐसे व्यक्ति भी सोशल मीडिया पर अपील कर देंगे, कहीं से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन चलाने लगेंगे अपने तरीके से। तो सबको जरूरत ऑक्सीजन की नहीं है, रकेश जी ने बता ही दिया है। बिहार में मुझे लगता है कि 100 में से एक आध को शायद पड़ती है या नहीं पड़ती है, वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों की ये है। तो जो होम आइसोलेशन में है उनको नियमित डॉक्टरी सलाह मिले, ये सबसे बड़ी जरूरत हो सकती है। दूसरी चीज जो नहीं हो रही है वो ये, पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि जो भी लोग बाहर से आते थे उनको क्वारंटाइन किया जाता था। ये क्वारंटाइन व्यवस्था सरकार ने घोषणा जरूर की, लेकिन क्वारंटाइन कहीं नहीं हो रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं। तीसरी चीज होम आइसोलेशन से ही संबंधित है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वे घर में ही रहें। इसके लिए सरकार या समाज की तरफ से कोई मदद नहीं है।
अब मैंने कई लोग होम आइसोलेशन वाले उससे का किस्सा सुना कि वो खुद दवा लेने बाहर जा रहे हैं क्योंकि पति पत्नी ही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पति पत्नी दोनों बीमार पड़ गए, खुद अपनी दवा लेने के लिए, सामान लेने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, कोई कोई कहीं से मदद नहीं मिल रही है। ये इवन कि बच्चे को दूध पिलाना है तो वो कोविड को पॉजिटिव महिला बच्चे को दूध भी पिला रही है। तो ये सारी चीजें पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी मदद मिली थी ऐसे लोगों को। इस बार कोई मदद नहीं है, लोगों को घर में भेज दिया गया है, वो खुद दवा खरीदें, खुद अपना इलाज करें, खुद घर का सामान खरीदें, खुद अपने हो सकता है कि उनको किसी काम पर भी जाना पड़े। तो उसको सरकार और समाज दोनों तरफ से मदद मिलनी चाहिए। समाज को भी कहना चाहिए कि आप बीमार हैं, तो हम आपके लिए दवा ला देंगे, आपके लिए सामान ला देंगे, आपके लिए खाना पहुँचा देंगे। ये ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों से मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरा जो सप्लाई नेटवर्क रत्नेश जी ने कहा है कि सप्लाई नेटवर्क सरकार को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए ताकि जो उसका कोटा है 214 मीट्रिक टन का है, वो अगर ले आएँगे तो आप सोचिए कि 2 से 3 गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति हो जाएगी। ये 3 है और समाज को मैं मुझे लगता है कि शादी पर तो तत्काल बैन लगा देना चाहिए कि शादी तो बाद में हो सकती है। आप किसी का श्राद्ध बाद में नहीं कर सकते, लेकिन शादी तो बाद में कर सकते हैं, गृह प्रवेश बाद में कर सकते हैं, शिव चर्चा नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा आपका। इन सारी चीज़ों पर बैन लगा देना चाहिए। ये 4-5 चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगी। जी। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हम सब इनफैक्ट यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें ठीक हों, और सरकार भी वो इनफ कदम उठाए जिससे कि ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो। आप सबका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी-अपनी बात कहने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली बारी हम मिले तो हालात कुछ बेहतर हो, स्थिति में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव हो। शुक्रिया। धन्यवाद।